हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश के इस जी के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं बना रहा हूं। और इसमें ये मेरा अगला वीडियो है विधानसभा के ऊपर, मध्य प्रदेश की विधानसभा, उसके ऊपर इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स के लिए भी जो विधानसभा है उसका जो कॉमन कंटेंट है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो अन्य जो पीसीएस के एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं मध्य राज्य की, तो उन सभी राज्यों के लिए विधानसभा का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्वेश्चन उसमें से जरूर बनते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ मैं और कहना चाहूँगा कि आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी वीडियोस हैं वो आप लगातार उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप लगातार सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं मध्य प्रदेश की इस विधानसभा के ऊपर पूरी जानकारी कि विधानसभा की क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उन सभी के ऊपर मैं आपको जानकारी इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आखिरी में मैं अगले वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा, जो अगला वीडियो इसके बाद में मैं लेके आऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश विधानसभा, विधानसभा के बारे में छोटा सा पूरा एक डिटेल लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है ना, एक तो मनोनीत सदस्य होता है और बाकी के सब जो लोअर विधानसभा में चुनकर आते हैं जनता के द्वारा वो होते हैं। तो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है उसकी विधानसभा में टोटल सीटें हैं 230 और एक एंग्लो इंडियन सीट मिलाकर टोटल 231। तो 231 सदस्य इसमें हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य को का जो मनोनयन है उनका उनका उसको जो मनोनीत करता है वो राज्यपाल सरकार की सिफारिश पर किया जाता है, ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा सरकार की सिफारिश पे, अगर गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है ना, राज्य सरकार चाहती है कि एक एंग्लो इंडियन उनकी राज्य सरकार में रहे, तो वो राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। और सिफारिश करने के बाद में राज्यपाल उस एंग्लो इंडियन को सरकार में लेके आता है सदस्य के रूप में, ठीक है ना। तो राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है और शपथ दिलाने के बाद में वो राज्य सरकार में मनोनीत सदस्य कहलाता है। नहीं तो टोटल 230 सीटों से ही इसका मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीट का प्रावधान है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल, ठीक है। विधानसभा को अपने कार्य संचालन और विनिमय तथा प्रक्रिया के नियम बनाने का अधिकार है। जो विधानसभा है वो अपने कार्य का संचालन करने के लिए, ठीक है ना, और उसकी जितनी भी प्रक्रिया की जो नियम है वो बनाने का अधिकार विधानसभा के पास में होता है। अच्छा, विधानसभा में एक तो जो सरकार का मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार का नेता होता है, दल का प्रमुख होता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन उसके बाद में जो दूसरे दल बनते हैं, उस दल में जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा दल उभर कर आता है, उसमें से नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा होता है वो राज्य मंत्री के बराबर होता है, ठीक है ना। राज्य सरकार में जो मंत्री होते हैं उस मंत्री के बराबर नेता प्रतिपक्ष, यानी कि जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन का जो लीडर बनता है, उसका दर्जा एक कैबिनेट के मंत्री के बराबर होता है, ठीक है ना। और उसको जो वेतन और सुविधाएं जो मिलती हैं वो राज्य मंत्री की सुविधाओं के बराबर मिलती हैं। आइए अब समझते हैं विधानसभा, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें जो पूर्व की विधानसभा का जो हॉल था वो कब गठित हुआ था। देखिए, सितंबर 1956 में विधानसभा भवन के लिए जो इमारत मिंटो हॉल है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मिंटो हॉल है उसका चयन किया गया था। सब जब 1956 में मध्य प्रदेश बना उस समय विधानसभा भवन के लिए मिंटो हॉल को चुना गया, जो भोपाल में स्थित है। और 12 नवंबर 2009, इसका जो इतिहास है, 12 नवंबर 2009 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जब भोपाल आए थे, उस समय जब उनका भोपाल का आगमन हुआ था, तब उनको यहीं पर ठहराया गया था। इस कारण से इसका जो नाम है वो मिंटो हॉल कर दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले वो यहीं पे आके रुके थे, तो तब से इसका नाम मिंटो हॉल रख दिया गया, जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। और नए भवन का उद्घाटन उसके बाद में, फिर जब ये पुराना हो गया मिंटो हॉल, जो विधानसभा काफी पुरानी हो गई, तो नए भवन की जरूरत आ पड़ी, तो नए भवन बनाया गया। तो नया भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था
3 अगस्त 1996 को, ठीक है ना, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था, ठीक है ना, जो कि भोपाल से ही थे, मध्य प्रदेश के ही थे और भारत के राष्ट्रपति बने और उन्होंने ही 3 अगस्त 1996 को इस भवन का उद्घाटन किया, जो कि नया बना था विधानसभा के लिए, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया वो नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है। इस भवन का जो डिजाइन है वो विश्व विख्यात जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुविद थे, चार्ल्स कोरिया, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये वृत्ताकार आकार में बने इस भवन का जो व्यास है वो 140 मीटर है और इसका प्रवेश द्वार को जीवन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रवेश द्वार है उनको जीवन वृक्ष नामक विशाल पेड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको बस इतना ही याद रखना है, जीवन वृक्ष, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। सन 1956 में, ठीक है ना, जब से ये विधानसभा बनी है, निर्वाचित राज्य में पहली विधानसभा से लेके 13वीं विधानसभा तक, ठीक है ना, 13वीं विधानसभा तक जो अध्यक्ष रहे हैं उसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुंजीलाल दुबे, ठीक है ना, जो कि सन 1956 से लेके 1967 तक 3 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। और विधानसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता रहे थे वो कौन थे? विश्वनाथ यादव राव ताम्रकर, जो कि 1956 से लेके 57 के बीच में रहे थे। ये जब पहली बार विधानसभा बनी उस समय प्रथम विपक्ष के नेता इनका नाम था विश्वनाथ यादव राव ताम्रकर, ठीक है ना। और पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे वो कुंजीलाल दुबे, ठीक है ना। और ये लगातार 3 बार बने, 56 से लेके 67 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब समझ लेते हैं संसदीय कार्य, ठीक है ना। संसदीय कार्य यानी कि जो राज्य के स्वतंत्र रूप में संसदीय कार्य के विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1986 में, ठीक है। विभाग विधेयक प्रगति पर निगरानी रखता है। जो विभाग है, ठीक है ना, विधानसभा का जो संसदीय कार्य विभाग है, ठीक है ना, वो विधेयक प्रगति पर विभाग रखता है। जो विधेयक की प्रगति होती है उसकी रिपोर्ट होती है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखना का इनका काम रहता है इसका। और विधानसभा सदस्यों की परामर्शदात्री समिति गठित करता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसको गठन करना भी इन्हीं का काम होता है, ठीक है ना, किसका? संसदीय कार्य विभाग का, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। इस समय विभिन्न विभागों में इससे संबंध की टोटल जो समितियां हैं वो कितनी हैं? 38 टोटल कमिटी यानी कि समितियां बनाई हुई हैं। अगला जो पॉइंट है वो है संसदीय विद्यापीठ, ठीक है ना। ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति की जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है ना, विधानसभा में इनकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो पद्धति है, उसका प्रशिक्षण देने के लिए पंडित कुंजीलाल दुबे, जो कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, उनके नाम पर राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई, जो कि वर्ष 1998 में की गई थी, ठीक है ना। और जिसमें कि निरंतर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की जो कार्यक्रम है, ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम इसमें आयोजित किए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सत्रों का बुलाया जाना और सत्रावास, ठीक है ना। यानी कि जो विधानसभा सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, तो उन सत्रों को बुलाए जाने के बारे में इसमें जानकारी है। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार, ये जरूर ध्यान रखिएगा, संविधान का जो अनुच्छेद है 174 उसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के सदन को ऐसे समय स्थान जो कि वो ठीक समझे, यानी कि राज्यपाल जो ठीक समझता है कि उसको कहाँ पर और किस समय में बुलाना है, ठीक है ना, विधानमंडल का जो सदन है, ठीक है ना, वो बुला सकता है, ठीक है ना। उसके लिए वो शुरुआत कर सकता है और उसके लिए वो आह्वान कर सकता है और साथ ही साथ सत्र का सत्रवासन भी कर सकता है, यानी कि सत्र को बुलाने की और सत्र को खत्म करने की जो शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं। वो भी अनुच्छेद 174 जो संविधान में लिखा गया है, संविधान के 174वें अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के पास में ये शक्ति है, ठीक है ना। तथा विधानसभा को वो विघटन भी कर सकते हैं, यानी कि विधानसभा को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। विघटन का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है।
अगला जो पॉइंट है राज्यपाल का अभिभाषण। जब भी अध्यादेश और कोई भी सत्र चालू होता है, कोई भी विधानसभा सत्र चालू होता है, चाहे वो शीत सत्र हो या फिर ग्रीष्म सत्र हो, कोई भी सत्र चालू होता है तो उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो उसी के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 175 और 176 में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के लिए एक प्रावधान किया गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? ये है राज्यपाल के अभिभाषण के लिए संविधान के अनुच्छेद 175 और 176 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, और एक अधिकार देने वाला ये प्रावधान है। ठीक है ना, जिसको यथावत प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि जब भी सत्र होता है इसको प्रयोग में लाया जाता है और राज्यपाल इसमें अपना अभिभाषण से सत्र की शुरुआत करता है। संविधान के अनुच्छेद 176 में का आज्ञापक, क्योंकि राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात, जैसे आम चुनाव खत्म होते हैं और प्रथम सत्र जैसे आरंभ होता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ष जब भी सत्र आरंभ होता है, ठीक है ना, विधानसभा में अभिभाषण करने के लिए वो अधिष्ट करता है। यानी कि विधानसभा में सबसे पहले वो अभिभाषण देता है, उसके बाद में ही वो सत्र प्रारंभ होता है। अगला जो पॉइंट है अध्यादेश। अध्यादेश यानी कि कोई भी ऐसा अध्यादेश जो कि लागू किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी है इसमें। तो और वो जो जानकारी है वो आर्टिकल 213 के अनुसार है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। उस समय को छोड़कर जब विधानसभा सत्र चल रहा है, यानी कि जब भी विधानसभा सत्र चलता है तो उस समय अध्यादेश लागू नहीं होते, राज्यपाल के पास में वो पावर नहीं होता, क्योंकि जब सत्र होते हैं तो सत्र के समय में बिल पास होते हैं और बिल जब पास होते हैं तो उस समय अध्यादेश लागू नहीं कर सकते हैं। जब अध्यादेश चल रहा हो, जब सत्र चल रहा, विधानसभा सत्र चल रहा होता है, उस समय अध्यादेश लागू नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यादेश जब भी लागू होते हैं जब सत्र नहीं चल रहा हो, कोई बिल पारित नहीं होता है, तो अध्यादेश लाकर वो बिल या फिर वो कानून बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो यदि किसी समय राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है, यानी कि ये अंदाजा हो जाता है और वो स्टडी कर लेता है राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, उनको जानकारी मिलती है, तो उसके बाद में वो ऐसी परिस्थिति विद्यमान है, ठीक है ना, राज्य में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि उन परिस्थितियों को अपेक्षित प्रतीत करते हुए वह अध्यादेश जारी करेगा, तो वह जारी करता है। यानी कि कोई भी कानून लाने के लिए उसको वो अध्यादेश ला सकता है, कौन? राज्यपाल। ठीक है ना, राज्य यानी कि अध्यादेश लाने का जो पावर है वो राज्यपाल के पास में है, और राज्यपाल अध्यादेश लाता है कब? जब कोई भी सत्र, विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, तब राज्यपाल अध्यादेश लाकर उस कानून को राज्य में लगा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है विभागीय परामर्शदात्री समितियां, यानी कि हर विभाग के लिए एडवाइजरी कमेटियां बनाई गई हैं, उसके बारे में। सन 1969 में समिति के गठन व कार्यचलन के लिए विस्तृत रूप से दिशा निर्देश तैयार किए गए, यानी कि 1969 में ये जितनी भी समिति बनाई गई जो कि विभाग को एडवाइस देती थी, उनके लिए पूरे के पूरे रूल्स यानी कि नियम जो भी हैं वो बनाए गए थे इसके। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में भी केंद्र के अनुरूप एडवाइजरी कमेटी गठन और इसका जो समितियों का गठन विभाग के द्वारा किया जाता है। जो विभाग होता है वो विभाग एडवाइजरी कमेटी गठित करती है। ठीक है, और इस समिति का गठन कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी बनाए गए, यानी कि उसके बायलॉज, उसके जो नियम है, रूल्स, वो सब बनाए गए हैं। उनके अकॉर्डिंगली जितनी भी विभाग की एडवाइजरी कमेटी हैं वो फॉलो करती हैं और समय समय पर वो विभाग को परामर्श यानी कि एडवाइस देती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बारे में पूरा इसमें जानकारी है, इसका इतिहास के बारे में जानकारी है, कब से ये शुरू हुए। मध्य प्रदेश गठन के बाद, जब मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में, 1956 में। ठीक है ना, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके एक साल बाद, उसके वर्ष 1957 में राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, तत्कालीन चुनाव की सीटों में दोहरे प्रतिनिधि का प्रावधान था। जब तत्कालीन चुनाव हुए थे तो सीटों पर दोहरे प्रतिनिधि यानी कि दो प्रतिनिधि का प्रावधान उस समय रखा गया था, अर्थात एक सीट पर
2 विधायक निर्वाचित होते थे, यानी कि जो भी एक सीट होती थी, जैसे कि मान लीजिए भोपाल विधानसभा में अभी हाल में कितनी 8 सीटें हैं, तो 8 में से यानी कि टोटल यहाँ पर 16 प्रत्याशी उस समय निर्वाचित होते थे। ठीक है ना, मान के चलिए अभी तो 8 हैं, उस समय कितने थे ये पता नहीं, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको भोपाल का। तो इसी तरीके से इसमें होता था, अर्थात एक सीट पर 2 विधायक निर्वाचित होते थे। सन 1957 में पहला चुनाव में राज्य में कुल कितनी 288 सीटें थी। मध्य प्रदेश राज्य जब बना उस समय मध्य प्रदेश राज्य में 1957 में जब चुनाव हुआ तो उस समय कुल सीट 288 थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पावरफुल पार्टी थी, तो उस समय उस कांग्रेस पार्टी को 232 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ठीक है ना, और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 43 है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें आरक्षित थी। उस समय जब 288 सीटें थी उस समय अनुसूचित जाति के लिए 43 सीटें आरक्षित थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें आरक्षित थी, क्योंकि यहाँ पर वर्गों के आधार पर आरक्षण किया गया था। तो हर वर्ग के लिए अपने अपने एक रिजर्वेशन के हिसाब से, एक अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से वहां पर कितना समुदाय है उस समुदाय के हिसाब से वहां पर सीट रिजर्व की गई थी। जैसे एससी कितने वर्ग में रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, और अन्य और पिछड़ा वर्ग और जनरल, इस तरीके से कैलकुलेट करके इन सभी के लिए ये रिजर्वेशन रखे गए थे। तो अनुसूचित जाति के लिए उस समय टोटल 43 सीटें थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें रखी गई थी। ठीक है, सन 1976 में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 296 कर दी गई। समय समय पर मध्य प्रदेश के जिलों का बंटवारा हुआ, जिलों को और भी ज्यादा तोड़ के अलग अलग जिले और बढ़ाए गए। इस कारण से वहां पे जो विकास है, विकास में कहीं अवरुद्ध ना हो, विकास हर क्षेत्र का रुके ना, इस कारण से हर क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर वहां पर अलग अलग विधायक नियुक्त किए गए, जिससे कि हर क्षेत्र का विकास हो। तो इस कारण से 1976 में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 296 कर दी गई। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। कब हुआ था मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। ठीक है ना, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के हिस्से में टोटल 200 सीट आई। ठीक है ना, 230 सीट मध्य प्रदेश के हिस्से में आई और बाकी की जो बची हुई सीटें थी वो छत्तीसगढ़ के हिस्से में पहुंच गई। तो मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें आई। तो इन 230 सीटों में से 100 सामान्य के लिए 148 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है ना, और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्य विधानसभा में एक सदस्य, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें जो एक सदस्य है वो मनोनीत एंग्लो इंडियन समूह का मनोनीत किया जाता है, जो कि राज्य सरकार के एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाह के अनुसार अगर वो चाहती है कि एक एंग्लो इंडियन जो सदस्य है वो राज्य सरकार में रहे तो वो करती है। ठीक है ना, उसमें राज्यपाल उसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर ही करता है। तो अगर इसको मिला दिया जाए तो ये टोटल 231 सीटें कहलाती हैं। वैसे अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं तो वो 230 सीटों पर ही होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन कब कब लगे ये उसके बारे में विवरण है। ठीक है ना, 5वीं विधानसभा में जब 30/4/1977 से लेके 23/6/1977 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है ना, जब सरकार भंग हो गई और उसके बाद में जब तक चुनाव नहीं हुए उसका ये समय अंतराल रहा। ठीक है ना, 30/4 यानी कि 30 अप्रैल 1977 से लेके 23 जून 1977 तक पहला राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 6वीं व 7वीं विधानसभा में 17 फरवरी 1980 से लेकर 9 जून 1980 तक दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा और तीसरा लगा 9वीं विधानसभा में। 9वीं विधानसभा जब सुंदरलाल पटवा उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय ये राष्ट्रपति शासन लगा। ये लगा 15/12/1992, 15 दिसंबर 1992 से लेके 6 दिसंबर 1993 तक। ठीक है ना, टोटल 1 वर्ष तक। ठीक है ना, अंदाजा लगाया तो टोटल 1 वर्ष। ठीक है ना, 1 वर्ष तक ये राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद में इसमें इलेक्शन हुए थे।
ठीक है ना। तो क्योंकि इस समय के अंतराल में यहाँ पर काफी जम के दंगे भड़के थे, ठीक है ना। उस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और उस समय यहाँ पर शासन उतना काबू में नहीं आ पाया था। तो इस कारण से राज्यपाल ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, सरकार को बर्खास्त किया था और उसके बाद में 1 साल के बाद में यहाँ पर 9वीं विधानसभा में ये इलेक्शन हुए थे। तो ये रहा मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद आया तो लाइक करें और साथ में शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और इससे कि मेरे सारे वीडियोस आपको समय पर मिलेंगे और लगातार आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। और इसके बाद में जो अगला वीडियो आने वाला है वो है मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय विधानसभा, ठीक है ना। सॉरी, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है ना। इसके बारे में मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूं, तो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ये अगला वीडियो है जो कि इसके बाद में आएगा और इसमें मैं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू हुआ और उसकी व्यवस्था कैसी है पंचायती राज की, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका क्वेश्चंस हर जगह बनते हैं, हर एग्जाम में लिए जाते हैं। जैसे कि पटवारी का एग्जाम होता है मध्य प्रदेश का, उसमें भी आता है। और एमपीपीएससी की सिलेबस में अभी ये नया पूरा ऐड हुआ है, पुराने में भी था ये और नए में और अधिक अच्छे तरीके से इसको ऐड किया गया है। तो आप इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही जल्दी ये वीडियो हो सकता है कल या फिर आने वाले समय में ये आपको मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।